5 जून से 5 जनवरी यानी 7 महीने। किसी पार्टी को 7 महीने सिर्फ ये एसेस करने में लग जाते हैं कि आखिर हार क्यों हुई। राहुल गांधी की पार्टी तो 2.5 साल से यह तय नहीं कर पा रही है कि हारे तो आगे अब क्या करना है। इन 7 महीनों में नरेंद्र मोदी ने 4.0 की महा मशीन बना ली है और दिल्ली में ट्रायल शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो इसका अगला ट्रायल बिहार में होगा, फिर बंगाल में होगा। 27 में यूपी चुनाव के बाद इस महामशीन के कल पुर्जे टाइट किए जाएंगे, फिर 2019 की ओर प्रस्थान किया जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी की इलेक्शन मशीन देखें तो वहां सिर्फ 5 लोग हैं। चुनाव हारने पर ईवीएम चिल्लाने वाले लोग भी देखें कि चुनाव आयोग वाली मशीन तो ठीक है, लेकिन उनकी अपनी मशीनों में कितना जंग लगा हुआ है। अभिनंदन है इसी विभूति का इस देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए नई चुनावी मशीन बनाई है। मोदी 4.0 के लिए बनाई गई नई मशीन का पहला टेस्ट भी दिल्ली में ही हो रहा है। नई मशीन के साथ मोदी वो किला जीतने निकले हैं जहां पहुंचकर उनकी पुरानी मशीन हाफ जाती थी। केजरीवाल के खिलाफ मोदी की नई मशीन अगर काम कर गई तो समझ लीजिए कि 2029 के लिए मोदी का पहला फुल ड्रेस रिहर्सल सफल हो गया। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कट्टर बेईमान लोगों ने आपदा में धकेल दिया। आपदा वालों का स्वार्थ, आपदा वालों की जीत, आपदा वालों का अहंकार आपके जीवन से वो ज्यादा बड़ा मानते हैं। आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए नरेंद्र मोदी जब चुनावी रेस लगाते हैं तो फिनिशिंग लाइन सबसे पहले टच कर लेते हैं। कैसे? और जब राहुल गांधी चुनावी रेस लगाते हैं तो कैसे कैंपेन के बीच में ही हार जाते हैं? क्यों? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की रेस ऐसी होती है जैसे फॉर्मूला 1 कार और ट्रैक्टर के बीच कंपटीशन हो रहा हो। रेस कौन जीतेगा ये गेस करने की जरूरत ही नहीं होती। बात चुनाव की हो तो मोदी और राहुल की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों की इलेक्शन मशीन में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में दिक्कत है इसलिए हार रहे हैं, उनको चुनाव आयोग ने 2 टूक कह दिया है कि ईवीएम ठीक है। जो लोग वोटर लिस्ट को गलत बता रहे थे वो खुद ही गलत साबित हो गए। वोटर लिस्ट भी ठीक निकली। मेन बात यह है कि विरोधियों की अपनी मशीन ही खराब है। वोटर को बूथ तक पोर्टर लेकर नहीं आएगा। वोटर को बूथ तक लेकर आने वाला सिस्टम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। ईवीएम चिल्लाने वाले लोग वोटर को बूथ तक लाने वाली अपनी मशीन ही ठीक नहीं कर रहे। 4 जून को क्या हुआ? 3 अक्टूबर को क्या हुआ? 23 नवंबर को क्या हुआ? चुनाव का मैदान एक होता है, जमीन एक जैसी होती है, मौके बराबर मिलते हैं, लेकिन अच्छी मशीन होने से मोदी आगे निकल जाते हैं, खटारा मशीन से राहुल पीछे रह जाते हैं। 2014 में पहली बार ऐसा हुआ तो सोनिया और राहुल ने जिम्मेदारी ली, फिर राहुल को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। 2019 में दूसरी बार राहुल नरेंद्र मोदी से हारे तो राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2024 में राहुल तीसरी बार हारे, लेकिन कांग्रेस ने हार को हार माना ही नहीं। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना।
अब मोदी ने 2029 की तैयारी शुरू कर दी है। 2029 के लिए नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन मशीन बनाना शुरू किया तो पहला फुल ड्रेस रिहर्सल दिल्ली में रखा। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि उनको नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध लड़ाना था। इसी तरह रमेश बिधूड़ी को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया क्योंकि उनको कालकाजी सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उतारना था। मोदी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आए केजरीवाल के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को भी बिजवासन सीट से टिकट दिया है। दिल्ली में बीजेपी बहुत सोच विचार करके सर्वे का रिजल्ट देख करके आगे बढ़ रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद शिकायत आई थी कि टिकट बांटने में गड़बड़ी हुई। दिल्ली की इस लिस्ट में सारी शिकायतें दूर कर दी गई। ये जितनी भी ऐसी झुग्गी बस्ती हैं, सभी को वो जहां पर बैठे हैं उनको उसी स्थान पर पक्का मकान, उनका मालिकाना हक मैं दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। चुनाव मेरे अकेले का नहीं है, हर एक कार्यकर्ता और हर एक व्यक्ति जो बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, ये उसका चुनाव है। और मेरा ये साफ मानना है कि कोई भी पार्टी बिना कार्यकर्ताओं के, बिना संगठन के कुछ भी नहीं है। पहला ऐसा राज्य है जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। भ्रष्टाचार है, शराब की नगरी बनाने का है, शीश महल बनाने का है, लूट का है, लोगों को बेवकूफ बनाने का है, लोगों को माया जाल में फंसाने का सारा क्रम है। जिस मशीन से नरेंद्र मोदी 4.0 लड़ेंगे, उस इलेक्शन मशीन का पहला वर्जन लॉन्च हो रहा है। इस नई मशीन के सहारे नरेंद्र मोदी 2025 लड़ेंगे। इसी मशीन से मोदी 2026 लड़ेंगे। फिर इसी मशीन के सहारे मोदी 2027 लड़ेंगे। 2027 में बीजेपी की इलेक्शन मशीन की ओवरहॉलिंग होगी। खराब और पुराने कलपुर्जे चेंज किए जाएंगे। तेल मोबिल बदला जाएगा। पूरी सर्विसिंग के बाद 2029 के चुनाव की फाइनल मशीन तैयार होगी। प्रधानमंत्री की पार्टी ने चुनाव अधिकारी बना दिए हैं। चुनाव अधिकारियों के बीच राज्य और इलाके बांट दिए हैं। अब ये चुनाव अधिकारी राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य मिलकर नए पार्टी अध्यक्ष को चुनेंगे। बीजेपी में जेपी नड्डा की जगह कौन? इस सवाल का जवाब इसी महीने मिल जाएगा। कांग्रेस में खड़गे के बाद कौन? इस सवाल का जवाब पाने के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने से पहले 50% राज्यों में संगठन के चुनाव कराने जरूरी है। बीजेपी 100% राज्यों में संगठन के चुनाव करा रही है। अभी जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। 15 जनवरी तक राज्यों के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी के ये चुनाव अधिकारी यही काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्षीय प्रणाली वाली पार्टी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ रबड़ स्टाम्प नहीं होते, बल्कि पार्टी के तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के सर्वप्रमुख व्यक्ति होते हैं। पार्टी के सभी फैसले उनके द्वारा लिए जाते हैं, उनके हिसाब से लिए जाते हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े मुद्दे पर अंतिम अथॉरिटी उन्हीं की होती है। चाहे चुनाव कैंपेन की बात कर लें, उम्मीदवारों के चयन को लेकर चुनाव समिति की अध्यक्षता की बात कर लें, या फिर संगठन के जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को कहाँ खर्च करना है, किनके मार्फत खर्च करना है, ये सारे फैसले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के मार्फत जनता का फीडबैक भी लेते रहते हैं, इसलिए चाहे राज्यों का मसला हो या फिर केंद्र की सरकार का, जनता का फीडबैक सरकार तक भी पहुंचाते रहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के निवास की बात कर लें या प्रधानमंत्री दफ्तर की, यहाँ पर मौजूदा समय में गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे ज़्यादा एक्सेस किसी का है तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, क्योंकि समय समय पर हर मसले पे सलाह मशविरा करने के लिए वो जाते रहे हैं। हालांकि अब तो वो सरकार के अंग भी हैं। कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो है, मगर मोदी के सियासी शत्रुओं को वो डेमोक्रेसी दिखती नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का मेंबरशिप कैंपेन लॉन्च कर दिया था। ये 2029 के चुनाव महाअभियान की शुरुआत थी।
2024 में बीजेपी ने 13 करोड़ प्राइमरी एक्टिव मेंबर बनाए। नंबर नोट कीजिए, 13 करोड़। आज की डेट में बीजेपी के पास इतने एक्टिव मेंबर हैं। पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे कुछ राज्यों में बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव थोड़ा धीमा रहा, तो टारगेट पूरा करने के लिए उनको और टाइम दिया गया। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के कारण बीजेपी का सदस्यता अभियान देर से लॉन्च हुआ, लेकिन अब वहां भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर कितना विशाल है, इसका स्केल कुछ एग्जाम्पल से समझिए। अकेले यूपी में बीजेपी ने 1.5 करोड़ मेंबर बनाने का टारगेट रखा। यूपी में इस टारगेट से ज्यादा मेंबर बने। 98 जिला और महानगर अध्यक्ष, 1918 मंडल अध्यक्ष, 27,000 सेक्टर अध्यक्ष, 1,62,000 बूथ अध्यक्ष और हर बूथ के लिए 12 मेंबर्स की बूथ कमेटी। बीजेपी का ये ढांचा अकेले उत्तर प्रदेश का है। इसी तरह बिहार में 40 लाख मेंबर बनाने का लक्ष्य था। कुल 60 लाख से ज्यादा मेंबर बनाए गए। बिहार में बीजेपी के 45 संगठनात्मक जिला अध्यक्ष, 1,136 मंडल अध्यक्ष, 77,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष और 9,24,000 बूथ कमेटी मेंबर्स बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा मेंबर बने। बीजेपी की ये मजबूती लोकसभा चुनाव में 29/29 के रिजल्ट में दिखती है। मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ है। हर बूथ के लिए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। 12-12 मेंबर की बूथ कमेटियां बनाई जा रही है। सोशल मीडिया को अहमियत देते हुए बीजेपी यूपी और एमपी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर बूथ पर बूथ व्हाट्सएप प्रमुख बना रही है। यहां हर बूथ के लिए मन की बात प्रमुख भी बनाया जा रहा है। इसी तरह हर बूथ के लिए लाभार्थी प्रमुख अपॉइंट किए जा रहे हैं। जैसे यूपी में 1,62,000 बूथ हैं, तो 1,62,000 व्हाट्सएप प्रमुख, 1,62,000 मन की बात प्रमुख, 1,62,000 लाभार्थी प्रमुख मोदी 4.0 को सफल बनाने के लिए काम में जुटेंगे। इसी तरह एमपी में 65,000 व्हाट्सएप प्रमुख, 65,000 मन की बात प्रमुख और 65,000 लाभार्थी प्रमुख बनाने की शुरुआत हो चुकी है। इस मॉडल को बहुत जल्द दूसरे राज्यों में रिपीट किया जाएगा। बीजेपी के लिए ये ग्राउंड फोर्स है, जो टॉप लीडरशिप से आए मैसेज को एक-एक वोटर तक पहुंचाने का काम तो करता ही है, साथ ही वोटर को बूथ तक भी लाता है। भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। 13 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों की गिनती अलग है, वो एक्स्ट्रा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले संघ के स्वयंसेवक बिना किसी शोर शराबे के बैठक कर रहे हैं। दिल्ली के मोहल्ले में गली गली जाकर आरएसएस के लोग छोटी छोटी बैठकें कर रहे हैं, जिनमें 7 से 10 लोग शामिल होते हैं। ऐसी 5 लाख बैठकें करने का लक्ष्य है, जिनमें से 1.25 लाख बैठकें हो चुकी हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली तीसरा राज्य है जहां आरएसएस ने बीजेपी की तरफ हेल्पिंग हैंड बढ़ाया है। इसी सिस्टम की वजह से एक पार्टी जो 4 जून को नीचे दिख रही थी, वो फिर से ऊपर उठ रही है और दूसरी पार्टी जो थोड़ा सा उठी थी, वो फिर नीचे जा रही है। चुनावी युद्ध लड़ने के लिए केवल लीडर होना काफी नहीं है, आक्रमण करने के लिए फुट सोल्जर्स भी होने चाहिए।
चुनाव में केवल स्ट्रेटेजी बनाने से काम नहीं चलता, स्ट्रेटेजी को जमीन पर उतारने वाली आर्मी भी होनी चाहिए। राहुल गांधी के पास वो आर्मी ही नहीं है। कांग्रेस के पास इलेक्शन लड़ने का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। जमीन पर कांग्रेस की मशीन ही नहीं है। संगठन के नाम पर कांग्रेस जीरो है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस पिछले 1 महीने से संगठन विहीन है। अजय राय यूपी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी महासचिव हैं, लेकिन उनके नीचे संगठन के नाम पर नील बटा सन्नाटा है। ना जिला अध्यक्ष हैं, ना ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी की तो बात छोड़ ही दीजिए। बिहार में पिछले 8 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है। जिला और ब्लॉक लेवल की सारी कमेटियां भंग हैं। इसी तरह हरियाणा में पिछले 13 साल से जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का संगठन नहीं है। 24 के चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग कर दी गई, वहां भी संगठन नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 2027 में फिर से चुनाव फेस करना है, वहां कांग्रेस की प्रदेश इकाई ही नहीं है। चुनाव नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ते हैं। बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा मंत्र यही है। फुट सोल्जर्स नहीं होंगे तो टॉप रैंक लीडर्स भला क्या ही कर लेंगे। हर चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरते हैं, इसकी एक वानगी देख लीजिए। कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ये सब मालूम नहीं है। 2.5 साल पहले मई 2022 में कांग्रेस ने उदयपुर में अधिवेशन किया था। उसी अधिवेशन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्लान तैयार हुआ था, जिसके बाद राहुल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर लोगों से संवाद किया था। उदयपुर अधिवेशन में इलेक्शन मशीन बनाने के लिए कांग्रेस ने 3 नए डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया था। जनता की राय जानने के लिए पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। 2.5 साल बीत गए, कांग्रेस अब तक इनमें से भी डिपार्टमेंट नहीं बना पाई है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में फिर से वही बातें रिपीट की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उदयपुर घोषणा को लागू करने की बात कही, लेकिन उसमें कांटे ही कांटे हैं। सबसे बड़ा कांटा है एक परिवार एक टिकट का संकल्प। उदयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि एक परिवार के एक ही सदस्य को टिकट दिया जाएगा, जबकि 2022 के बाद नेहरू गांधी परिवार के ही 3-3 सदस्यों को टिकट दिया गया। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की मेंबर हैं, राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा के मेंबर हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड सीट से उपचुनाव लड़वाकर लोकसभा पहुंचाया गया। कांग्रेस को 3 डिपार्टमेंट बनाने थे, वो बनाए नहीं गए। पार्टी ने सबसे बड़े संकल्प को लागू नहीं किया। 2022 में कांग्रेस अपने तीसरे डिपार्टमेंट यानी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मा प्रशांत किशोर को देना चाहती थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2022 में प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग इसलिए की थी। कांग्रेस नेताओं ने घंटों घंटों बैठकर प्रशांत किशोर का प्रेजेंटेशन देखा था, ताकि कांग्रेस की जंग खाई इलेक्शन मशीन को चुनाव के लिए रेडी किया जा सके, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने ही अड़ंगा लगा दिया। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन और उनके साथ चर्चा के बाद कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था। सोनिया गांधी ने तब प्रशांत किशोर को इस ग्रुप की जिम्मेदारी लेने को कहा था और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया था। हालांकि तब प्रशांत किशोर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बाद में प्रशांत किशोर ने इस बात को सार्वजनिक भी किया और कहा था कि कांग्रेस की संरचनात्मक और संगठनात्मक समस्याएं बहुत गहरी हैं। हालांकि तब कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी से इस बात को कहा था कि अगर कोई चुनावी रणनीतिकार चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, तो उसे पार्टी में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि दुकान चलाने की जिम्मेदारी ऐसे चुनावी रणनीतिकार को दे दी जाए जो कि कल को दुकान ही बंद कर दे।